नमस्कार साथियों, मैं विजय व्यास आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपने संशोधित सिलेबस तो देख लिया होगा और इस संशोधित सिलेबस के अनुसार अपना अध्याय 1 पूर्ण हो चुका है। आज अपन बात करेंगे अध्याय 2 की, जिसका नाम है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों के अंदर जो अध्याय 2 है और संशोधित सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो इसके अंदर 3 वंश को रखा गया है। पहला मौर्य वंश, दूसरा गुप्त वंश और तीसरा आएगा आपके चोल वंश। और इन 3 वंशों के अंदर अगर डीपली पढ़ना रहेगा तो पहले 2 वंश मौर्य और गुप्त को अपने को थोड़ा सा डीपली पढ़ना रहेगा। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपना मौर्य वंश। तो सबसे पहले नंबर 1 डालिए, मौर्य वंश। अगर इसके काल की बात करता हूं तो इसका काल है 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक। अगर सबसे पहले इसके अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले आता है अपने को मौर्य वंश के जानकारी के स्रोत। कौन कौन से स्रोत हैं जो मौर्य वंश की जानकारी देते हैं? इसमें सबसे पहले आएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी है? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, तीनों एक ही नाम है। तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, उसके बाद में मेगस्थनीज की इंडिका, और उसके बाद में सेमेंद्र की वृहद कथा मंजरी और सोमदेव का कथा सरित सागर। इसके अलावा मुद्रा राक्षस भी है जो आपके विशाखदत्त द्वारा रचित है। ठीक है, तो इन सबको अपन एक बार लिख लेते हैं। मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत। इन प्रमुख स्रोतों के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रंथों की। सबसे पहला ग्रंथ आता है आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र। हालांकि इन ग्रंथों की अपन ने पहले बात कर ली है, लेकिन केवल मौर्य काल की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मौर्य काल आ रखा है। दूसरे नंबर पर अपन बात करते हैं यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है आपके इंडिका। इसके अलावा नंबर 3 पर आ जाएगा आपके सेमेंद्र की वृहत कथा मंजरी, ये सेमेंद्र की। और नंबर 4 पर आ जाएगा आपके सोमदेव की कथा सरित सागर। और नंबर 5 पर आ जाएगा आपके मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है? विशाखदत्त का। और नंबर 6 पर आ जाएगा भद्र बाहु का कल्पसूत्र। ये तो हो गए अपने ग्रंथ। इनके अलावा कुछ ग्रंथ और भी है जिसके अंदर ये 6 आ गए, यहाँ नंबर लगा लेते हैं 7। इसमें तमिल ग्रंथ, कौन कौन से तमिल ग्रंथ है? नंबर 1 अहनानुरु और नंबर 2 है मुर्नानुरु। अहनानुरु और मुर्नानुरु के अनुसार भी तमिल, ये इन दक्षिण भारत की अपन बात करेंगे तमिल। जब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा दक्षिण भारत विजय का अभियान आएगा तब अपन बात करेंगे अहनानुरु और मुर्नानुरु की। इनके अलावा एक जैन ग्रंथ भी है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? दीपवंश और नंबर 2 महावंश। दीपवंश और महावंश, इनके अनुसार भी अपने को मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद में नंबर 9 पर अगर मैं बात करूं तो यूनानी यात्रियों के वृत्तांत है। यूनानी वृत्तांत किस किस के वृत्तांत है? नंबर 1 स्ट्रेबो, नंबर 2 प्लिनी, नंबर 3 जस्टिन। इन तीनों के वृत्तांत। नंबर 10 पर अपन अगर देखें
तो चीनी वृत्तांत भी है, चीनी वृत्तांत। चीनी में 3 यात्रियों के वृत्तांत आएंगे। सबसे पहले फाहियान, नंबर 2 पर हवेनसांग, और नंबर 3 पर आएगा आपके इत्सिंग। इन तीनों के यात्रा वृत्तांत। इसके अलावा और भी बच गया आपने, यहां पर लिख देता हूं मैं, नंबर 10 हो गया। तो नंबर 11 पर अपन बात कर लेते हैं अभिलेख। कौन कौन से अभिलेख? सबसे पहला तो अपने को बात करनी है अशोक के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख अपने को जो प्राप्त हुआ है वो है रुद्र दामन का जूनागढ़। जूनागढ़ कहां पर है? गुजरात का अभिलेख। इन सब से अपने को मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, इनको ध्यान रखना है, बहुत बार प्रश्न बन सकता है 2 नंबर का। और इसके अलावा ये जो ग्रंथ है इसमें भी पूछ सकते हैं ये ग्रंथ के लेखक कौन है। ठीक है, तो मौर्य वंश की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज की इंडिका, सेमंद्र की वृहत कथा मंजरी, सोमदेव की कथा सरित सागर, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, और तमिल ग्रंथ है ऐनानूर और मुनानूर, जैन ग्रंथ दीपवंश, महावंश, यूनानियों के वृत्तांत है स्ट्रोबो, प्लिनी और जस्टिन के, चीनी वृत्तांत में फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग, और अभिलेख पूछ लिया जाए तो अशोक के अभिलेख, और सबसे इंपॉर्टेंट है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, आगे बात समझ में, एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन शासकों की बात करते हैं। मौर्य वंश का काल तो अपन ने देख लिया, लेकिन इसका सबसे पहला जो शासक बनता है वो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य। अपन ये कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की नींव डाली थी। 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को हराकर मगध में मौर्य वंश की स्थापना करता है। और उसके बाद में 305 ईस्वी पूर्व के अंदर सीरिया के शासक को पराजित करके, जो सीरिया का शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। पूर्व में सेल्यूकस निकेटर था जो सिकंदर का सेनापति हुआ करता था, तो उसको पराजित करके अपने यहाँ पर राज्य का विस्तार किया। तो सबसे पहले नंबर 1 पर अपन देख लेते हैं, नंबर ए डाल देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पीरियड क्या रह जाएगा? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 298 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चंद्रगुप्त की कुछ खास बातें देख लेते हैं। देखो, सारी बातें नहीं देखेंगे, जो अपने पार्ट के अंदर दे रखी महत्वपूर्ण तथ्य है केवल उन्हीं को ही यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व, 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी पूर्व अपने गुरु, क्या नाम आता है? चाणक्य। चाणक्य का एक और नाम बताइए? कौटिल्य। कौटिल्य का एक और नाम बताइए? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घननंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। देखो वापस ध्यान से, 25 वर्ष की आयु कब? 322 ईस्वी पूर्व में अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक
नंदवंश, इससे पूर्व, इसका मतलब क्या है, नंदवंश का शासक था। कई स्थानों पर आपको घनानंद मिलेगा, कई स्थानों पर घनानंद मिलेगा, दोनों नाम ही एक ही है। घनानंद या घनानंद को पराजित करके मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। ये आता है सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। अगर आपसे पूछ लिया जाए चंद्रगुप्त मौर्य का प्रथम चंद्रगुप्त की संज्ञा से उल्लेख कहां मिलता है, चंद्रगुप्त नाम या चंद्रगुप्त की संज्ञा का उल्लेख कहां पर मिलता है, तो रुद्रदामन अभिलेख में। लिख लीजिए चंद्रगुप्त, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना, का चंद्रगुप्त संज्ञा, संज्ञा का मतलब क्या हो गया, नाम से प्रथम अभिलेखीय उल्लेख, प्रथम अभिलेखीय उल्लेख कहां से मिलता है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और ये जूनागढ़ कहां पर है, ये आपके है गुजरात के अंदर। और इसी के अंदर बता रखा है कि जूनागढ़ में जो सुदर्शन झील है उसका भी निर्माण सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही करवाया गया है। तो एक बार वापस इसको देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल को पढ़ रहे हैं। 322 ईस्वी में 25 वर्ष की आयु में अपने गुरु चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की। और चंद्रगुप्त का चंद्रगुप्त संज्ञा से, यानी चंद्रगुप्त नाम, सबसे पहले चंद्रगुप्त नाम कहां पर मिलता है, जो प्रथम साक्ष्य ये अभिलेख की जो उल्लेख मिलता है वो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। और ये कहां पर है, गुजरात के अंदर। किसके द्वारा बनाई गई, रुद्रदामन शासक के द्वारा बनाया गया है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चलते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए, अब चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा क्या किया जाता है, 305 ईस्वी के अंदर मैसिडोनिया यानी सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर के साथ में युद्ध किया जाता है। ये जो सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का सेनापति है, ठीक है। ये सेल्यूकस निकेटर है वो सिकंदर का सेनापति है। इस युद्ध के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और सेल्यूकस निकेटर के साथ में संधि करता है, जो अपने भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि कहलाती है। इस संधि के तहत जो चंद्रगुप्त मौर्य है अपने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देता है और सेल्यूकस निकेटर के द्वारा अपनी पुत्री हेलेना या कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाता है। ये अपनी हो गई प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह। उसके बाद में चाणक्य इस समय इस संधि के अंदर रहता है और चाणक्य के द्वारा शर्त रखी जाती है कि कार्नेलिया के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र होगा वो भारत का शासक नहीं बनेगा, तभी ये विवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसके अलावा 4 क्षेत्र कौन कौन से, एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसाइड, ये 4 क्षेत्र है वो भी सेल्यूकस निकेटर को देता है। तो इन सब के बारे में अपन जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले 305 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया, मैसिडोनिया कहां पर हो गया, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर से युद्ध, और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है होकर संधि करता है। देखो इस संधि के अंदर अब संधि की प्रमुख शर्तें लिख देते हैं। एक तरफ लिख देते हैं नाम चंद्रगुप्त मौर्य, और संधि हो रही है तो लगा देते हैं प्लस का निशान, और एक तरफ लिख देते हैं सेल्यूकस निकेटर।
ये सेल्यूकस निकेटर था वो कभी सिकंदर सेनापति हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सिकंदर का सेनापति। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस संधि के तहत, सबसे पहले तो अपन ये लिख देते हैं प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि, ये लो, ये भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय संधि मानी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या दिए? ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 500 हाथी दिए, ये लो हाथी दे दिए। लेकिन सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या दिया? सबसे पहले अपनी पुत्री हेलेना, जिसका एक और नाम आता है कार्नेलिया, इसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किससे करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है। और नंबर 2 पर दहेज के रूप में 4 क्षेत्र क्या दिए? 4 क्षेत्र। अब क्षेत्र नाम देखो, इनको याद कैसे करोगे? क्षेत्र नाम दिया है तो नंबर 1 क्षेत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया। सबसे पहले क्या दिया? एरिया। कौन सा दिया? A to Z सारी दे दिए। A to Z यानी नंबर 2 दे दिया आराकोशिया, और Z अपने का ना एरिया दिया, कौन सा? A to Z आराकोशिया, और नंबर Z का मतलब हो गया जेड्रोसिया। क्या हो गया? आराकोशिया और जेड्रोसिया। तो दहेज के रूप में 4 क्षेत्र दिए। क्षेत्र का मतलब क्या हो गया इंग्लिश के अंदर? एरिया। तो एरिया दिया, कौन सा एरिया दिया? A to Z सारे एरिया दे दिए, आराकोशिया दे दिया, जेड्रोसिया दे दिया। नंबर 4 पर अपने आ जाएगा पेरीपेमिसडाई। ठीक है ना, ये चौथा हो गया एरिया। कौन सा दिया एरिया? आराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरीपेमिसडाई। ठीक है, ये 4 क्षेत्र दिए। नंबर 3 पर एक और शर्त, क्या? राजदूत। कौन सा राजदूत दिया? यानी वो राजदूत यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आकर रहेगा। कौन सा दिया? मेगस्थनीज। और इसी की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जो मौर्य वंश को जानने का प्रमुख स्रोत है। तो ये संधि के अंदर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए और निकेटर ने वापस ये 3 चीजें दे दी। अब देखो, अब अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात करता हूं तो चंद्रगुप्त मौर्य 1-2 ग्रंथ आते हैं, तमिल ग्रंथ। कौन कौन से ग्रंथ है? अहनानुरु और मुर्नानुरु। इन 2 ग्रंथों के अनुसार, कौन से तमिल ग्रंथ है? अहनानुरु और मुर्नानुरु। इन 2 ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी विजय अभियान किए। क्या किए? विजय अभियान किए, यानी वो वहां पर भी जीतने गया था। किन ग्रंथों के अनुसार? ये आपसे पूछा जा सकता है। दक्षिणी भारत, चंद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणी भारत विजय का उल्लेख किन 2 ग्रंथों के अंदर आ रखा है? अहनानुरु और मुर्नानुरु के अनुसार। ये दोनों किसके हैं? तमिल ग्रंथ हैं। इसके अलावा देखिए एक और है प्लूटार्क क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। प्लूटार्क क्या कहता है कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। चलो इसको एक बार वापस रिवाइज कर देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व के अंदर मैसेडोनिया यानी सीरिया, ये नाम याद रखना है आपको,
मेसोडोनिया क्षेत्र कौन सा हो गया, सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में पराजित किया और उसके बाद उनके साथ संधि की। ये पहली भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय संधि कहलाई थी। इसी के साथ में पहली अंतरराष्ट्रीय संधि के साथ में क्या हो गया था, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिए, 500 हाथी। सेल्यूकस निकेटर ने रिटर्न में क्या दिया, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह करवाया चंद्रगुप्त मौर्य से। इस समय ध्यान रखना, ये तो हो गया प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह, ये लो प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया। इस समय कौन थे, चाणक्य भी थे। चाणक्य ने क्या कहा था कि हेलेना का पुत्र कभी भी राजा नहीं बनेगा। हेलेना के पुत्र का नाम मिलता है जस्टिन। ये जस्टिन है, कभी शासक नहीं बनेगा। ये किसका पुत्र था, हेलेना। हालांकि ज्येष्ठ पुत्र था, बड़ा पुत्र था, लेकिन इसके बावजूद भी इसके छोटे पुत्र यानी इसके चंद्रगुप्त मौर्य के छोटे पुत्र जिसका नाम मिलता है बिंदुसार, उसको अगला शासक बनाया गया था। तो जस्टिन को राजा क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि चाणक्य ने इस शर्त के अंदर रखा था इस विवाह को कि हेलेना का पुत्र कभी यहाँ पर भारत का शासक नहीं बनेगा। और दहेज के रूप में 4 क्षेत्र दिए। इसका मतलब क्षेत्र का इंग्लिश कौन सा हो गया, एरिया दिया। एरिया कौन सा दिया, A to Z सारा दे दिया। A to Z, A अराकोशिया, Z जेड्रोसिया, ठीक है ना। और चौथा हो गया पेरिपेमिसालाई, ठीक है। अगला देखो, नंबर 3 पर राजदूत दिया जिसका नाम था आपके मेगस्थनी, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी है, इंडिका। एक तमिल ग्रंथ है, कौन से, अहनानूर और मुन्नानूर। इस ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिणी भारत पर भी अपने विजय अभियान भेजे थे। और प्लूटार्क ने क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चंद्रगुप्त के बारे में और भी बातें बताते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विस्तार के बारे में बात कर। अपन ने यहाँ पर बात की थी ना, दक्षिणी भारत में अधिकार कर लिया। तो अपन अब देख लेते हैं भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार कहाँ पर था। अगली हेडिंग डालिए, भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार। ये लो विस्तार। थोड़ा सा इसको डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा अपने को। पहले वर्तमान भारत बना लेते हैं और फिर अपन देख लेते हैं कि वर्तमान भारत से कितने क्षेत्र अधिक के अंदर इसका विस्तार था, ठीक है। ये लो, अब अपन ने देख लिया है, ये अपना यहां पर एक क्षेत्र बन गया, ये वर्तमान पाकिस्तान बन गया, और ये बन गया अपने अफगानिस्तान, ठीक है। ये अफगानिस्तान बन गया, यानी यहां पर ईरान तक, ठीक है। तो इसकी ये कौन सी होगी, देखो अपने ये यहां पर आपको डायग्राम देखना तो आता ही है। ये अपने उत्तर, अगर मैं बात करूं उत्तर पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी ये सीमा कहां पर टच होने लग गई, ईरान तक, ईरान सीमा तक, यानी आगे ईरानी भाग आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां पर पश्चिम के अंदर ये आ गया, ये कौन सा, ये आ गया अपने पश्चिम। पश्चिम का क्षेत्र कौन सा, ये अपने मैं यहां पर नाम लिख देता हूं उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में कहां पर आ गया, ईरान की सीमा तक। और अगर मैं पश्चिम की बात करूं, पश्चिम में ये कौन सा भाग कहलाएगा, सौराष्ट्र प्रदेश। तो पश्चिम में कौन सा हो गया, सौराष्ट्र। और अपन ने दक्षिण के अंदर बात की थी, ये क्षेत्र आ गया अपने दक्षिण का। दक्षिण में क्या बात की थी, अहनानूर और मुन्नानूर के अंदर, कि वो दक्षिणी भारत में अभियान में निकले थे। और आगे अपन बात करेंगे दक्षिणी भारत के अंदर 298 ईस्वी पूर्व के अंदर एक संथारा पद्धति से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपनी देह त्याग करता है, तो वो कर्नाटक तक पहुंच जाता है। तो दक्षिण में अपन लिख देते हैं वर्तमान कर्नाटक, ठीक है। ये इसका क्षेत्र हो गया। और इस क्षेत्र में वो यहां मगध, ये मगध है, तो ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्वी दिशा में वो कहां तक पहुंच गया था, मगध तक पहुंच गया था। वो तो मगध तो उसका क्षेत्र ही था, तो यहां तक उसकी सीमा थी। और अपन अगर केवल उत्तरी क्षेत्र के अंदर देखें तो हो गया कश्मीर या कश्मीर,
ठीक है ना। ये लो, ये इसके क्षेत्र हो गए। अब यहां से एक बार अपन देखते स्टार्ट करते हैं कौन कौन से थे। यहां पर आ गया काबुल, ये लो काबुल, उसके बाद में कांधार, ये कांधार, उसके बाद में ये जो क्षेत्र है पंजाब, मुल्तान, ये क्षेत्र हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये पंजाब का क्षेत्र हो गया। अब यहां पर गंगा और यमुना नदी, तो अपन यहां लिख देते हैं गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। ये लो, ये क्षेत्र हो गया। मगध हो गया, सौराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, पूर्वी क्षेत्र, और एक हो गया आपके कश्मीर, ठीक है। तो इनको ही अपन एक बार लिख लेते हैं, उत्तरी पश्चिमी में ईरान की सीमा तक विस्तार, ठीक है। और उसके बाद में अपन नंबर 2 पर लिख लेते हैं, पश्चिम में सौराष्ट्र तक, दक्षिण में कौन सा क्षेत्र आ जाएगा, वर्तमान कर्नाटक तक, और अगर पूर्वी भाग में चले तो मगध, पूर्वी क्षेत्र में मगध वर्तमान बिहार हो गया। और अगर केवल उत्तरी क्षेत्र की बात करते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में कश्मीर, ये भी इनके अधीन था। और अगर क्षेत्रों की बात करते हैं तो काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत, और क्या हो जाएगा, मध्य भारत। इन सभी क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हो गया था, अधिकार हो गया था। आपने डायग्राम भी बना लिया होगा और डायग्राम को देख भी लिया होगा। अब अपन आगे चलते हैं, अंतिम पॉइंट देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के अंदर निकला, और उसने क्या किया है, जैन धर्म की दीक्षा भी ले ली। यहां लिख देते हैं, जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर कर्नाटक, मैसूर के श्रवणबेल, यहां लिख देता हूं, श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व में सलेखना या संथारा पद्धति से देह त्याग दी। किस विधि से, सलेखना और संथारा पद्धति से, यानी उपवास रखे। तब तक उपवास, जब मनुष्य अंतिम समय में रहता है और उसे भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, तो वो सलेखना यानी उपवास रखना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है। ये किस धर्म के अंदर था, जैन धर्म के अंदर।
जैन धर्म की दीक्षा किससे ली? भद्रबाहुर से। और संथारा ऐसा लेखना पद्धति से उसने देह त्याग कर दी। कब कर दी? 298 ईस्वी पूर्व में। चलो एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं, फिर अगले शासक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अपने विस्तार की बात की थी, कहां पर था? उत्तरी पश्चिमी ईरान तक उसकी सीमा थी। ईरान के अंदर देखा जाए तो ईरान से वापस रिटर्न आते तो काबुल, कांधार, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, ये सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान कौन से हो गए? पाकिस्तान के क्षेत्र। काबुल, कांधार कहां पर हो गया? ये अफगानिस्तान के क्षेत्र हो गए। और गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र और मध्य भारत, ये अपने भारतीय क्षेत्र हो गए। इसके अलावा पश्चिमी सौराष्ट्र तक, सौराष्ट्र का मतलब कहां पर तक आ जाएगा? गुजरात तक। ठीक है ना, यहां लिख लेते हैं गुजरात। ठीक है। और दक्षिणी भारत में वर्तमान कर्नाटक तक चला गया था। और पूर्वी क्षेत्र इसका क्षेत्र था वो मगध, जो वर्तमान का कौन सा क्षेत्र हो गया? बिहार क्षेत्र हो गया। और उत्तरी क्षेत्र में इसने कहां पर अधिकार कर रखा था? कश्मीर। जैन मुनि भद्रबाहु, ये नाम आपको याद रखना है कि उसने जैन धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? जो अपने जैनी गुरु है भद्रबाहु, उनसे ली थी। और दीक्षा लेकर कहां पर चला गए थे? कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी की पहाड़ी पर। यह याद रखना है, इस पहाड़ी का नाम चंद्रगुप्त और चंद्रगिरी। चंद्रगिरी पहाड़ी पर 298 ईस्वी पूर्व के अंदर सलेखना या संथारा पद्धति से अपनी देह त्याग यानी अपने प्राण त्याग दिए। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपने अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब अपन अगले शासक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम अपने को मिलता है बिंदुसार। दूसरा शासक बिंदुसार। अपन ने थोड़ी देर पहले बात की थी, जस्टिन बड़ा पुत्र था, लेकिन बड़े पुत्र को नहीं बनाया गया। इससे हेलेना नाराज भी हुई और बताया जाता है कुछ षड्यंत्र भी रचा, लेकिन चाणक्य ने इन षड्यंत्रों का जवाब दिया और अगला जो शासक बना है वो बना आपके नंबर 2 पर बिंदुसार। और बिंदुसार का नंबर 2 पर ये बिंदुसार हो गया। बिंदुसार का काल है 298 ईस्वी पूर्व से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। अब देखो, बिंदुसार के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा उसके उपनाम। इसके बहुत सारे उपनाम थे। सबसे पहला नाम था अमित्रोचेड्रस, अमित्रोचेड्रस। दूसरा था एलिट्रोकेडस। तीसरा था अमित्रोघात। चौथा था आपके भद्रसार। और पांचवा है सिंहसेन। क्या क्या थे? अमित्रोचेटस, एलिट्रोकेडस, अमित्रोघात और भद्रसार, सिंहसेन। अमित्रोचेटस किसके अंदर आया हुआ है? यूनानी साहित्य के अंदर। यूनानी साहित्य के अंदर इसका नाम क्या मिलता है अपने को? अमित्रोचेड्रस। और एलिट्रोकेडस इसमें नाम मिलता है आपके स्ट्रेबो। ठीक है, स्ट्रेबो एक इतिहासकार है, उसने एलिट्रोकेडस कहा था, यूनानी इतिहासकार है। अमित्रोघात कहा था इसने प्लिट ने क्या कहा था? अमित्रोघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। ये शत्रुओं का नाश करने वाला कौन हो गया? बिंदुसार। ठीक है। और उसके बाद भद्रसार। भद्रसार आपके मिलता है वायु पुराण में। किसमें मिलता है? वायु पुराण के अंदर। और सिंहसेन मिलता है जैन ग्रंथों के अंदर। जैन ग्रंथों के अंदर क्या मिलता है? सिंहसेन। ये तो हो गए इसके उपनाम, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इसके उपनाम पूछे जाते हैं और ये इनके इंपॉर्टेंट उपनाम हो गए। अब इसके काल के अंदर मैं बात करूं तो एक दिव्यदान है, दिव्यवदान नाम के नामक ग्रंथ के अंदर तक्षशिला विद्रोह का उल्लेख। किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तक्षशिला विद्रोह का उल्लेख मिलता है। उस समय तक्षशिला का गवर्नर कौन था? सुसीम। और अवंती का गवर्नर यानी अवंती उज्जैनी का गवर्नर था आपके अशोक। तो ये दो इसके पुत्र हो गए। सुसीम इसका बड़ा पुत्र। तो अपन लिख सकते हैं तक्षशिला का गवर्नर कौन था?
सुसीम। ठीक है, ये अपने को पता रहना। जो सुसीम है ये जो बिंदुसार है उसका ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा पुत्र है। दिव्य दान के अनुसार तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह के दमन के लिए क्रमशः सुसीम और अशोक को भेजा गया। सबसे पहले वो वहां का गवर्नर था सुसीम, उसने ट्राई की लेकिन ये विद्रोह दबा नहीं। फिर दूसरी बार वापस विद्रोह हो गया तो फिर अशोक को भेजा गया। तो दिव्यदान नामक ग्रंथ के अनुसार तक्षशिला के अंदर विद्रोह हुआ था और इस विद्रोह को दबाने के लिए क्रमशः सुसीम और अशोक गए थे। इसके बाद में अपने को बिंदुसार के बारे में याद रखनी है। जो बात है यहाँ पर बिंदुसार के काल में आए राजदूत। अगर प्रश्न बनेगा तो यहीं से बनेगा कि बिंदुसार के काल में कौन कौन से राजदूत आए थे। देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में मैं आपको करवाता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे देखो, अब यहां पर मैं एक बार इसको साफ कर देता हूं और यहां पर लिख देता हूं कि बिंदुसार के काल में कौन कौन से राजदूत आए थे, क्योंकि अगर बिंदुसार के बारे में जो प्रश्न बनेगा वो राजदूतों का ही बनेगा, इसके अलावा आपके प्रश्न नहीं बनेगा। ये लो वापस लिख देते हैं, बिंदुसार के काल में आए राजदूत। कौन कौन से राजदूतों के बारे में याद रखना है? 2 राजदूत याद रख लो। ये लो कहां कहां से आए थे? एक तो आया था यूनान से और एक आया था आपके मिस्र से। ठीक है, यूनान के शासक का नाम बताओ। एंटियोकस। एंटियोकस। और यहां मिस्र के शासक का नाम है फिलाडेल्फस, या एक और नाम मिलता है इसका टामेली द्वितीय। ठीक है, एंटियोकस में डायमेकस। एंटियोकस से यानी यूनान के शासक एंटियोकस ने किसको भेजा था? एंटियोकस द्वितीय है। एंटियोकस द्वितीय ने डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस टामेली जिसका द्वितीय है, एक और नाम मिलता है, इसने भेजा था डायनीसियस। ये लो, ये 2 नाम राजदूतों के नाम याद रखने हैं, डी और डी। डीडी किसके काल में आए? बिंदुसार के काल के अंदर आए थे। यूनान से एंटियोकस द्वितीय, ये वहां का क्या हो गया? शासक। ये वहां का यूनान का शासक था। और इसके काल के अंदर डायमेकस आया था। और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस या टामेली द्वितीय के काल के अंदर आया था डायनीसियस। अब देखो यूनान के जो शासक है एंटियोकस द्वितीय, एक अपने को इतिहासकार मिलता है स्ट्रेबो। स्ट्रेबो क्या कहता है कि बिंदुसार ने, किसने? बिंदुसार ने किससे? एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की। 3 वस्तुओं की मांग की। वापस ध्यान से देखो, कौन कहता है? स्ट्रेबो कहता है कि बिंदुसार ने किससे? यूनानी शासक एंटियोकस द्वितीय से 3 वस्तुओं की मांग की। कौन कौन सी 3 वस्तुएं थी? सबसे पहली है मदिरा, दूसरी है सूखे अंजीर और तीसरी है दार्शनिक। कहा भाई 3 चीजें हमारे को दे दे, एक तो दे दे मदिरा शराब, दूसरे सूखे अंजीर और तीसरा दार्शनिक। तो वो क्या करता है? एंटियोकस ने दार्शनिकों को नहीं दिया और मदिरा और सूखे अंजीर भेज दिए। भेजा जरूर था दार्शनिक। कौन भेजा था? यहाँ पर राजदूत के रूप में डायमेकस एक तरह से दार्शनिक था, लेकिन इसने कह दिया कि हम दार्शनिकों का व्यापार नहीं करते, दार्शनिक देने की वस्तु नहीं है। तो मदिरा और सूखे अंजीर तो दिए लेकिन दार्शनिकों को नहीं दिया। तो ये भी बात याद रखनी है। एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ। बिंदुसार का इतना सा ही अपने को याद रखना है और इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। बिंदुसार के काल में आए राजदूत 2 या राजदूत थे। यूनान के शासक एंटियोकस द्वितीय ने डायमेकस को भेजा और मिस्र के शासक फिलाडेल्फस या
टामेली द्वितीय ने डायनीसियस को भेजा, डायमेकस डायनीसियस, डायमेकस डायनीसियस। इससे पहले अगर राजदूतों की बात करते हैं तो एक यूनानी राजदूत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के काल के अंदर आया था, जिसका नाम था मेगस्तीनी। उसके समय शासक कौन था? सेल्यूकस निकेटर। उसके बाद में बिंदुसार के काल के अंदर दो आए, डायमेकस और डायनीसियस। डायमेकस किसके काल के अंदर आया? एंटियोकस के काल के अंदर आया यूनान से। और डायनीसियस किसके काल के अंदर आया है? फिलाडेल्फस के काल के अंदर आया है मिस्र से। तो ये तो थी आपके बिंदुसार की बात। अगले वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे अशोक के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।